कर रहे हैं अपने आप में बेहद ख़ास, क्योंकि जहां आपको वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलता है ट्रैवलिंग को लेकर, चेक इन को लेकर, वहीं हम बात करते हैं कि कैसे इसके पहले चरण की अगर बात की जाए तो कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की तर्ज पर इसे बनाया गया मल्टी मॉडल हब टर्मिनल, जहां पर अलग अलग इतिहास समृद्ध इतिहास के साथ साथ संस्कृति और डिजिटल मीडिया का आप साफ तौर पर यहाँ पर छाप देख सकते हैं कि चेक इन काउंटर जो है आप प्लेन पर चढ़ने से पहले ही चेक इन किया जा सकता है घर से भी। साथ ही साथ कैसे जो परिवहन के अन्य साधन है यहाँ पर ये मल्टी मॉडल जो टर्मिनल है वो एक एक्सचेंज के रूप में काम करेगा। विभिन्न स्पर्श बिंदुओं के साथ बैगेज बेल्ट का क्षेत्र है, आगमन हॉल आप देख सकते हैं, वीडियो वॉल्स के माध्यम से कैसे प्रदर्शित किया गया है कि किस रो में आप बैठ सकते हैं, डिपार्चर है यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर, डोमेस्टिक फ्लाइट्स को लेकर, उस तरह से इस टर्मिनल 2 को तैयार किया गया है। और अभी वर्तमान में 2.5 करोड़ लोगों को संभालने, यात्रियों को संभालने की क्षमता है, जो बढ़कर अब 5 से 6 करोड़ हो जाएगी। तो 17 से ज़्यादा सुरक्षा के चेक इन काउंटर्स, टर्मिनल्स जो हैं, और गेट लाउंज में जो बैठने की क्षमता है वो 5,000 के आसपास, उससे कुछ ज़्यादा ही है। तो उस लिहाज से आप देखिए, ख़ास तौर पर जिसका जिक्र हम सुबह से कर रहे थे कि कैसे इसे 100% अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग से इसे बनाया गया। ये अपने आप में एक बेंचमार्क है। आप देखिए टर्मिनल 2 का जो डिज़ाइन है उसमें आपको संस्कृति की झलक भी मिलेगी, जो इतिहास है बेंगलुरु का उसकी झलक भी मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ जो मॉडर्न टेक्निक है, मॉडिफिकेशन है, वो भी। तो क्योंकि ये टर्मिनल आप यहाँ देख सकते हैं, हरित क्रांति क्यों बगीचे जैसा नजर आ रहा है टर्मिनल। हम जानते हैं कि बेंगलोर को गार्डन ऑफ सिटीज ऑफ गार्डन के रूप में जाना जाता है, उद्यान के शहर के रूप में इसे इस उपाधि से अलंकृत किया गया है। यहाँ पर चलकर देखिए आपको ऐसा महसूस होगा, हम तो स्टूडियो से देख पा रहे हैं, जैसे एक बगीचे में चलने का अनुभव है। 10,000 वर्ग मीटर की हरी दीवारें, हैंगिंग गार्डन, और जो बाहरी गार्डन्स हैं उसमें आप ऐसा लगेगा कि आप उसमें यात्रा करें। सबसे अहम बात क्या है, ये कुछ भी विदेशी नहीं है, ये सब कुछ स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और उसी के उपयोग में बनाया गया है। तो अब आपको लगेगा आप एयरपोर्ट पर नहीं, लगातार होता है ना कि एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का, लेकिन क्योंकि इसकी क्षमता को बढ़ाया गया, चेक इन काउंटर्स के लिहाज से इमिग्रेशन के लिए काउंटर दोगुने किए गए हैं। यात्रियों को संभालने का सबसे ज़्यादा जो बोझ होता है वो चेक इन और इमिग्रेशन काउंटर्स पर होता है, पर इनको अगर बढ़ा दिया गया है, दोगुने किए गए हैं काउंटर, तो इससे यात्रियों को काफ़ी मदद मिलेगी। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ ही देर पहले किया। अब जो लोग कर्नाटक घूमने आना चाहते हैं उनके लिए वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस पर्यटन के लिहाज से ये कहीं ना कहीं कर्नाटक की जो जीडीपी है उसमें इजाफा करेगा। फिर हम बात करते हैं औद्योगिक जगत की, जो लोग बिजनेस के पर्पस से B2B फ्लाइट्स के साथ यहाँ पर आते हैं, वो अगर उनको होता है कि उनको एक दिन में काम खत्म करके वापस जाना है, उनके लिए भी एक ये जो एक्सपीरियंस है वो आरामदायक एक्सपीरियंस रहेगा जब हम एयरपोर्ट की बात करते हैं। तो पूरा टर्मिनल जो है अगर आप देखें उसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। पूरा टर्मिनल गोल्डन रंग में रंगा हुआ उसी में जगमगा रहा है, अंदर और बाहर हरियाली, साफ सफाई। आप देखिए स्वच्छता के लिहाज से भी ये कई अलग अलग जो राज्य हैं उनके लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है। और यूएस ने जिसको जीबीसी यानी कि पहले ही ग्रीन बेल्ट के उस सर्टिफिकेट से नवाज दिया है। और इस तस्वीरों से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से, तकनीक के लिहाज से ये एक उन्नत T2 टर्मिनल है, जिसका जिक्र हम लगातार सुबह से कर रहे हैं। और इसकी खासियत हमने आपको हर तरीके से बताने की कोशिश की, और इसी का अनावरण प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही देर पहले किया है। तो कर्नाटक का समृद्ध इतिहास, संस्कृति को डिजिटल मीडिया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, खास तौर पर हम आगमन हॉल की बात करें, बैगेज बेल्ट काउंटर्स की बात करें, बड़े बड़े वीडियो हॉल्स की बात करें, और ये तो पहला चरण है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। दूसरा चरण भी जल्द पूरा होगा, जिसमें तमाम जो होटल्स हैं उनको एकीकृत किया जाएगा इस T2 टर्मिनल के साथ। और इस जो लोग यात्रीगण हैं उनकी यात्रा को एक ऐसा अनुभव देने के लिए कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये देश आप भारत की धरती पर हैं। ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं हमें
उस तस्वीर की तरफ इशारा करता हुआ कि जैसे विदेश का एयरपोर्ट। और यही खासियत है, देखिए कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के इस वक्तव्य को और मजबूती मिलती है। और लगातार प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि अगर जो एक राज्य अगर अच्छा काम करता है, केंद्र सरकार से जो मदद मिलती है, उस मदद का सही जो राशि मिलती है उसका सही इस्तेमाल किया जाता है इन विकास की योजनाओं पर। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी राज्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, उस राज्य की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अगर आपकी कनेक्टिविटी है, यानी अगर आपका रोड रूट बहुत अच्छा है, जहां पर अगर तमाम सड़कें अच्छी तरीके से बनाई गई हैं, आपकी ट्रेन रूट बहुत अच्छी है, उसी लिहाज से अगर आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एयर ट्रैफिक रूट बहुत अच्छा है, वो कैसे होगा कि आपका जो एयरपोर्ट है वो सशक्त है, मजबूत है, उसमें इतनी क्षमता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों के चेक इन ले सके। उसकी बानगी हमने यहाँ पर देखी। और ये जो T2 टर्मिनल है उसका उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और क्योंकि यहाँ पर हम अक्षय ऊर्जा की बात करें तो देखिए, कभी कभी ये हमेशा कहा जाता है कि तकनीक का जब लिहाज होता है तो हम तकनीक को आगे रखते हैं और पर्यावरण को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन T2 टर्मिनल कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो है बेंगलुरु का, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर तमाम जो 10,000 का वर्ग मीटर है, हरी भरी दीवारों से लबरेज, आप देख सकते हैं इस मॉडल को समझते हुए प्रधानमंत्री की किस तरह से इसको तैयार किया गया है। और इंजीनियरिंग का भी तो देखिए, मास्टर प्लान को देखते हुए प्रधानमंत्री की इंजीनियरिंग का भी तो बेजोड़ नमूना है ना ये, जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यात्रियों की संख्या को बढ़ाया गया, चेक इन काउंटर्स को दोगुना किया गया है और तकनीक के साथ साथ पर्यावरण को भी साथ में लेकर चलना है। और समझाते हुए प्रधानमंत्री को वहाँ जो ये इस मास्टर प्लान के जरिए कि कैसे कंस्ट्रक्शन 2018 में देखिए शुरू हुआ था, फिर 2019 में इसका दूसरा चरण, अब ये जो दूसरा चरण है जिसकी कंप्लीशन 2025 में है, वो बाद में। लेकिन मास्टर प्लान यानी शुरुआत कहाँ से हुई, किसी भी अच्छे काम को शुरू करने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि उसकी मास्टर प्लानिंग कैसे की गई थी। उसी का जायजा लेते, उसी के अनुभवों को सुनते हो, ये प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं। चाहे हम वंदे भारत के उनके सफर के अनुभव की बात करें या कोई भी, अक्टूबर 2018 में कंस्ट्रक्शन देखिए हुआ था, पहला पिलर सितंबर 2019 में डाला गया। तो कुछ भी चीज़ बहुत जो आपकी आर्थिक प्रगति से जुड़ी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, उसमें बहुत बेहतरीन आर्टिकुलेशन की ज़रूरत है, पैनी निगाह की ज़रूरत है। और उसी मास्टर प्लान के नज़रिए से प्रधानमंत्री इस सबको समझते हुए, आइए दिखाते हैं आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं कि किस तरह से इस मास्टर प्लान को इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की। Had a vision to make flying easy for the common man. That vision, along with the Government of India's National Civil Aviation Policy announced in 2016, has transformed the aviation sector in India. Air passenger numbers in India more than doubled from 160 million in 2014 to 341 million in 2019. With a network of 29 international and 92 domestic airports and more airports and routes in the pipeline, India is one of the fastest growing aviation markets in the world. साथियों, आज भारत में दुनिया का तेजी से विकसित होता एविएशन सेक्टर है। एयर ट्रैफिक के मामले में हम दुनिया के टॉप 3 देशों में पहुंचने वाले हैं। As millions of Indians discover the joy of flying, Kempegowda International Airport, Bengaluru too has seen a radical transformation. With passenger numbers continuously growing at India's 3rd busiest airport, an ambitious expansion plan was initiated and Terminal 2 was born. Terminal 2 is a tribute to the city of Bengaluru reflected in 4 pillars. Terminal in a garden, sustainability, art and culture, and technology. Terminal 2 will offer a whole new world of experiences, from tropical gardens to exclusive food, beverage and retail outlets. While technology will make journeys seamless, art will enthrall passengers.
Terminal 2 at Kempegowda International Airport is a paragon for our Prime Minister's vision for aviation in India. This is an achievement for all of India. An airport terminal poised to make history when it's inaugurated by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. तो ये वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई कि 2014 में कितने ऐसे एयरपोर्ट्स थे और कैसे अब 141 ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। लेकिन ये जो कहानी शुरू हुई टर्मिनल 2 बेंगलुरु की, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री ने भी कुछ देर पहले किया है, इसमें साफ तौर पर एक रैडिकल चेंज हम इसमें देख पा रहे हैं, जहां पर प्रकृति से जुड़ा ये एयरपोर्ट है, सतत विकास यानी सस्टेनेबिलिटी है, आपको आपके शहर से जोड़ती हुई समृद्धि और संस्कृति से भी रूबरू करवाएगा। क्योंकि जब भी हम यात्रा करते हैं किसी भी शहर की, तो हमें होता है कि यात्रा आरामदायक हो, और उसकी शुरुआत अगर इस तरह के एयरपोर्ट से होती है जो हरित क्रांति का प्रतीक है, जहां पर आपको लगेगा कि आप किसी एयरपोर्ट पर ना होकर एक गार्डन में वॉक कर रहे हैं। खास तौर पर इंसान हमेशा फैमिली के साथ अगर सफ़र करता है तो वहाँ पर आपको खाने के तमाम जॉइंट्स का जिक्र किया गया, किस तरह से इसे वर्ल्ड क्लास बनाया गया है। और इस तरह ये तमाम इस तरह के एयरपोर्ट्स हैं, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की तर्ज पर, इसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री करते आए हैं कि कैसे अगर हमें एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए, बस अड्डे, उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाना है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को आना ही होगा। तो इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड सिविल एविएशन एयरपोर्ट, और ये रिवाइवल ऑफ एयरपोर्ट्स जो है, कैसे जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर्स का आवागमन है उसे बढ़ाता है, और अगर उसे बढ़ाता है तो कैसे एविएशन इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होता है, उस लिहाज से भी इस तरह के एयरपोर्ट्स का योगदान बहुत ज़रूरी है। और आपके ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को एक नॉच आगे ले जाने के लिए भी, अब देखिए 2022 की अगर बात करें तो 141 एयरपोर्ट्स रहेंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। सभी एयरपोर्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए बनाए गए। और एविएशन सेक्टर से प्रधानमंत्री जानते हैं कि पूरी जीडीपी में 2 से 2.5% का हिस्सा होता है एविएशन का। तो उस लिहाज से कैसे खाली फ्लाइट्स का अगर एक्सपीरियंस अच्छा आपको देना है तो आपको शुरुआत एयरपोर्ट से करनी होगी, ये लगातार प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं। और फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड 2018 की रिपोर्ट कहती है। और ये जो रेडिफिकेशन है आप देख पा रहे हैं, जो मॉडिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें, ये अपने आप में इसकी तरफ इशारा करती हुई, क्योंकि एयरपोर्ट आप अक्टूबर 2018 में कंस्ट्रक्शन फर्स्ट पिलर जो बनाया गया T2 का, वो 2019 सितंबर दिसंबर की अगर बात की है तो आधे से ज़्यादा काम इस तरह से चरणबद्ध तरीके से इसे किया गया। टर्मिनल इन अ गार्डन, जिसका जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी कितना मजबूत, आर्ट एंड कल्चर आपके साहित्य से आपको, आपकी संस्कृति से आपको रूबरू करवाता हुआ, टेक्नोलॉजी यानी साहित्य, संस्कृति और साथ ही साथ आपकी टेक्नोलॉजी को भी लेकर एक साथ चलता हुआ बेजोड़ नमूना। क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जब हम तकनीक को लेकर चलते हैं तो हमारी संस्कृति पीछे छूटती है। यहाँ तकनीक भी है, यहाँ संस्कृति भी है, और कैसे पर्यावरण के साथ आपको आगे चले। क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा अगर प्रदूषण की हम बात करते हैं तो वो एयर ट्रैफिक से या पैसेंजर ट्रैफिक से है, लेकिन जिस तर्ज पे इसको बनाया गया है 10,000 वर्ग मीटर के गार्डन के लिहाज से, तो आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण को भी ध्यान में रखकर अक्षय ऊर्जा यानी तमाम वो रिन्यूएबल सोर्सेज के विकल्पों को यूज किया गया है। और यही जिस मास्टर प्लान की पहली नींव प्रधानमंत्री ने रखी थी, आज वो खुद उसको पूरा होते हुए देख रहे हैं। कैंपेगौड़ा यानी कि नाथ प्रभु, जिन्होंने जो संस्थापक माने जाते हैं बेंगलुरु के, यही दूरदृष्टि उनकी थी, और इसी दूरदृष्टि और फौलाद इरादे को कहीं ना कहीं गति दी है प्रधानमंत्री ने। जब हम T2 टर्मिनल की बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है वो यही बताता है कि कैसे जब हम आर्थिक प्रगति की बात करते हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो बहुत बड़ा होता है। यानी अगर आपने एक योजना के बारे में आपने मास्टर प्लान सोचा तो उसको पूरा करने में भी वक्त लगता है। तो चरणबद्ध तरीके से कैसे उसे पूरा किया गया, ये इसकी एक बारीकी को समझते हुए प्रधानमंत्री की किस तरह से पहला हमने स्तर पार किया, फिर दूसरा और फिर उसके बाद तीसरा। और क्योंकि यहाँ पर जब हम यात्रा के सुगम और सहज होने की बात करते हैं तो पर्यटन के लिहाज से, यानी कि एक पंथ दो काज, औद्योगिक विकास तो होगा ही, निवेश भी होगा, लेकिन साथ साथ आप ये देखिए कि
पर्यटन के लिहाज से जो लोग कर्नाटक जाना चाहते हैं, तो उसका भी एक्सपीरियंस आपके लिए वर्ल्ड क्लास। और तमाम अलग अलग राज्य भी इससे कहीं ना कहीं उदाहरण ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं कि जो पैसा केंद्र सरकार द्वारा आता है, अगर उसका विश्वसनीय तरीके से जवाबदेही के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो आप देखिए आप अपने शहर की तस्वीर कैसे बदल सकते हैं। आयशा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयशा, आखिरकार केम्पेगौड़ा टर्मिनल 2 का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कर दिया गया। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो सस्टेनेबिलिटी भी आपको प्रदान करता है, आपको आपके शहर की संस्कृति से जोड़ता है, और तकनीक के लिहाज से तो उन्नत है ही। जी हाँ, बिल्कुल। अब D2 टर्मिनल जो है उसका उद्घाटन हो चुका है। अब ये ऑफिशियली बैंगलोर के लोगों के लिए ये एक ऐसी सुविधा है जिसके जरिए बैंगलोर के लोग ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का और भी एडवांस तरीके से कर सकते हैं। तो D2 टर्मिनल जो है फर्स्ट फेज में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है, और इस टर्मिनल की खासियत ये है कि इसका लुक जो है गार्डन थीम पर तैयार किया गया है। इस टर्मिनल के अंदर हैंगिंग गार्डन देखे जा सकते हैं, और ये टर्मिनल जो है गार्डन सिटी का एक प्रतीक है। गार्डन सिटी, बैंगलोर गार्डन सिटी कहलाया जाता था, तो इसका एक नया रूप हम अगर मानकर चले तो गलत नहीं होगा। तो D2 टर्मिनल में करीब 22 कॉन्टैक्ट गेट्स हैं, करीब 95 चेक-इन काउंटर्स होंगे, 17 सिक्योरिटी लेन्स होंगे। तो ये देखिए इतनी सुविधाएं जिस तरह से बढ़ा दी गई हैं, उसके जरिए एक स्मूथ सफर जो जी बहुत ही आसानी से इस टर्मिनल के अंदर से इस टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। और इस टर्मिनल पर खास बात यह है कि एक समय में इस टर्मिनल पर 5,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पर इस टर्मिनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो D2 टर्मिनल जो है टर्मिनल इन ए गार्डन के नाम से सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और कर्नाटक की कला और कल्चर का प्रतीक है, और इस कला और कल्चर को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, तो इसके चलते यहाँ के लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि लोग इस बात को जानते हैं कि कैसे केंद्र सरकार कई प्रोजेक्ट का ऐलान करने के बाद उसे वक्त पर सही समय पर डिलीवरी करती रही है। 2019 में D2 टर्मिनल का एक्सपेंशन जो है वो शुरू हुआ था, और अब 2022 में यह टर्मिनल तैयार है, और दिसंबर से इस टर्मिनल पर पैसेंजर्स की आवाजाही शुरू होगी। लेकिन इस मैदान में यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जो लोग बैठे हैं, जो 2 लाख से ज्यादा लोग जमा है, वो काफी उत्सुक है देखने के लिए इस नए टर्मिनल को, और केम्पेगौड़ा स्टैचू का नजारा करने लोगों में उत्साह है, और इंतजार कर रहे हैं लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुने और वो किसी तरह से टर्मिनल की एक झलक देखकर यहाँ से लौटे। और आयशा, क्योंकि लगातार हमने उस वीडियो में भी देखा कि कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए ही इस तरह के एयरपोर्ट्स को और ज़्यादा उन्नत और सशक्त बनाया जा सकता है। तो बहुत अहम योगदान है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का इस तरह के एयरपोर्ट्स को और मजबूत और सशक्त बनाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खासियत की इसी आधार पर रही कि शुरू से ही बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी फ्लोट की गई, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस एयरपोर्ट को शुरू किया गया। हालांकि पहले बड़े नाम इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए आगे आए, लेकिन कुछ कारण के चलते वो टेक ऑफ नहीं हो पाए। लेकिन बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड कंपनी ने इस एयरपोर्ट को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत इस एयरपोर्ट को बैंगलोर में एक नया माइलस्टोन बना दिया, और D2 टर्मिनल के जरिए इस एयरपोर्ट ने पूरे विश्व के लिए एक ऐसा गेट खोल दिया, एक चेक-इन काउंटर बन गया विश्व के लिए, जिसके जरिए लोग बैंगलोर में आसानी से बैंगलोर पहुंच सकते हैं और उनका सफर सुहाना हो सकता है। तो फिलहाल इस टर्मिनल पर जो दिसंबर से यहाँ पर फ्लाइट इस रनवे 2 पर फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ होगी, उसके बाद से यह टर्मिनल पूरी तरह से सक्रिय होगा, और यहाँ पर लोग आसानी से इस टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हैं। और भले ही लोग यहाँ से फ्लाइट के लिए सफर करने के लिए ना आए, लेकिन इस टर्मिनल को देखने के लिए शुरू में जाहिर है लोगों में काफी उत्साह रहेगा, क्योंकि फिलहाल
T1 टर्मिनल भी बेंगलोर का किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट टर्मिनल से कम नहीं है। इस एयरपोर्ट पर कई सुविधाएं हैं, एयरपोर्ट के अंदर और एयरपोर्ट के बाहर भी। एयरपोर्ट के बाहर जब आप निकलते हैं तो पूरी तरह से एक शॉपिंग एरिया है, एक मॉल जैसी, ओपन मॉल जैसी जैसा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना हुआ है। और कई लोग इस एयरपोर्ट टर्मिनल पर वीकेंड अपनाने के लिए पहुंचते हैं। तो अब T2 इससे भी ज्यादा अत्याधुनिक है और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो जाहिर है ये एक नया रिकॉर्ड और एक माइलस्टोन है बेंगलोर की ग्रोथ स्टोरी के लिए। और क्योंकि हम लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं कि कैसे आप राज्य के पर्यटन में तो इजाफा होगा ही होगा, वहीं औद्योगिक निवेश में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जब इस तरह का एयरपोर्ट होता है तो आवागमन की प्रक्रिया और आसान, क्योंकि चेक इन काउंटर्स को बढ़ाया गया है, यात्री क्षमता में भी इजाफा किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। यात्रियों के लिए तो ये सुविधा है ही, लेकिन उद्योग जगत के लिए ये टर्मिनल एक वरदान है, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स जो है इस टर्मिनल के साथ जुड़े सेकेंड रनवे पर लैंड हो सकती है। और बेंगलोर से ही करीब 19 अंतर्राष्ट्रीय देशों के लिए कई कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं। तो जाहिर है ऐसे में जब कनेक्टिविटी स्मूथ होती है, ट्रांसिशन स्मूथ होता है, तो शहर में इन्वेस्टमेंट आना आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बेंगलोर में हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के तहत कर्नाटक सरकार ने 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है अट्रैक्ट किया है। और ये 7.5 लाख रुपए का निवेश जल्दी ही जो MOUs है उसे ट्रांसलेट करके इन्हें रियलिटी प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और कर्नाटक सरकार ने करीब 2.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को अभी से हरी झंडी दिखा दी है। तो आप अंदाजा लगाएं कि इतनी बड़ी तादाद में जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स शहर की ओर रुख कर रहे हैं, तो इस तरह का टर्मिनल होना वाजिब है। इस तरह के टर्मिनल का इस्तेमाल जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बेहद अहम है। बेहद ये टर्मिनल देखा जाए तो कर्नाटक में, खासकर बैंगलोर में एक नया अध्याय, एक नया गोल्डन गेटवे टू द साउथ बनकर सामने आएगा। और हमने देखा इन तस्वीरों में आयशा कि किस तरह से प्रधानमंत्री पूरी तरीके से समझते हुए कि जब इस मास्टर प्लान की नींव रखी गई, पहला चरण हमने देखा कि जो 2018 अक्टूबर में, फिर पहला पिलर डाला गया सितंबर 2019 में, यानी चरणबद्ध तरीके से कैसे इस काम को तवज्जो दी गई, तरजीह दी गई कि भाई इसे अपनी समय सीमा में पूरा करना है। और ये जो डेडलाइन है, यही तो विश्वास बहाली है, जो वायदा किया गया उसे पूरा किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये डेडलाइन जो है प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की खासियत है कि टाइम पर डिलीवरी होना, हर प्रोजेक्ट को टाइम पर डिलीवरी होना। पिछली बार में जब प्रधानमंत्री बैंगलोर आए थे तो उन्होंने अफसोस जताया कि चलिए, आयशा का जो ऑडियो थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन वो भी यही समझाना चाह रही हैं कि किस तरह से जब हम बात करते हैं कि कैसे जब नींव रखी जाती है किसी भी प्लान को पूरा करने की और कैसे उसे तरजीह और तवज्जो देके पूरा किया जाता है, उसी का एक बेजोड़ नमूना है कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल 2। क्योंकि इसे समय रहते, अपनी डेडलाइन के रहते, समय सीमा में रहते हुए इसे पूरा किया गया और उसी का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री समझते हुए, और जिसका जिक्र लगातार हम सुबह से कर रहे हैं कि कैसे किसी भी राज्य में, खास तौर पर अभी जब कर्नाटक का इन्वेस्टर मीट हुआ था तब भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूरा विश्व कर्नाटक की तरफ देख रहा, IT हब तो वो है ही, लेकिन कैसे अब जब हम यात्रा के इस पूरे अनुभव को सुगम और सहज बनाते हैं, उस लिहाज से भी बेहद अहम। आयशा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी आंचल, जैसे कि मैं बता रही थी कि कर्नाटक में जिस तरह से उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, उसके बाद ये टर्मिनल खासकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक नया रास्ता बनेगा, एक गेटवे फॉर डेवलपमेंट इन साउथ एशिया के तौर पर उभर कर सामने आएगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने आज टर्मिनल लॉन्च किया है तो कई लोगों की उम्मीदें भी इसके साथ बढ़ जाती हैं। और आपने बात की डेडलाइंस की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार डेडलाइन को लेकर हमेशा से बंध रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप स्कीम है गति, प्रधानमंत्री की जो
गति शक्ति स्कीम है, जो योजना है, इसके तहत केंद्र सरकार ये तय करती है कि किस तरह से हर प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट किया जाए, उसकी डेडलाइंस को यानी तमाम डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करते हुए, अलग अलग सेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हुए उस प्रोजेक्ट को टाइम पर डिलीवरी हो। प्रधानमंत्री ने जब पिछली बार यहाँ पर भाषण दिया था, जब यहाँ पर पहुंचे थे बैंगलोर में, जब सब अर्बन रेलवे का उद्घाटन फाउंडेशन रखा था, उन्हें नींव रखी थी, तो उस समय उन्होंने इस बात का अफसोस जताया था कि जो काम 40 साल पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ और कई कारणों के चलते इन कामों में रुकावटें आई। तो एक इच्छा शक्ति जरूरी है, एक पॉलिटिकल विल बेहद जरूरी होती है इस तरह के प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए, और ये इच्छा शक्ति जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार से मिलकर इसको ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से लागू करती है। तो जाहिर है इस तरह से प्रोजेक्ट जो है तेजी से लागू किए जा सकते हैं, टाइम पर डिलीवरी होगी और लोगों के उम्मीदें और जो खासकर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो एहसास है और जो लोगों में इसको लेकर उम्मीदें हैं, इन उम्मीदों पर केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार पूरी तरह से खरी उतरती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से डबल इंजन सरकार पर जोर देते रहे हैं और ये सही भी है। जब केंद्र सरकार कुछ योजना लॉन्च करती है तो कर्नाटक सरकार इन योजनाओं को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए हर वो रास्ता अपनाती है जिसके जरिए ये स्कीम्स लोगों तक पहुंचे, सुविधाएं लोगों तक पहुंचे, इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा जो है उसे और मजबूत किया जाए। तो आज का दिन ऐतिहासिक दिन है कर्नाटका में बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन पर, जहां पर एक तरफ आप एक अत्याधुनिक एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ केम्पेगौड़ा की स्टैच्यू का अनावरण हो रहा है, जो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि की स्टैच्यू के नाम से विश्व भर में जानी जाएगी। और ये विश्व रिकॉर्ड है, ये पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड है कि ये 108 फीट ऊंची मूर्ति जो है पूरे विश्व में पहली ऐसी मूर्ति है जो किसी भी शहर के संस्थापक के नाम पर यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। तो ये इतिहास जो है बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज देखने को मिल रहा है। आंचल, बिल्कुल आयशा, ये भी तो ऐतिहासिक है कि जिस तरह से नाथ प्रभु की उस ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, लेकिन जो सपना उन्होंने एक इस तरह के बेंगलुरु शहर का देखा था, जो अपने आप में काफ़ी फौलाद से मजबूत इरादों के साथ वो सपना था, और उसी तरह के आर्टिकुलेशन के साथ वो शहर बनाया जाएगा, उसकी बानगी हम इस एयरपोर्ट के तर्ज पर देख पा रहे हैं आज। आयशा, इस शहर को एक आधुनिक शहर बनाने का सपना 400 साल पहले देखा था और उन्होंने जो शुरुआत की थी एक आर्किटेक्चरल प्लानिंग के साथ जो शुरुआत की थी, आज हम देख रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विजन और अपनी फ्लैगशिप स्कीम्स के तहत बैंगलोर शहर को इंटरनेशनल मैप पर उसे एक नया मुकाम दिलाने के लिए हर बार जोर देते रहे हैं। और बैंगलोर जैसा शहर जहां जो R&D कैपिटल है, जहां पर स्पेस हेडक्वार्टर मौजूद है, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, और ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर युवा शक्ति जो है स्टार्टअप्स के लिए एक अहम कड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शहर से काफी उम्मीदें भी रखते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कल उत्साह से ये ट्वीट किया था कि वो वाइब्रेंट सिटी बैंगलोर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो विकासशील योजनाओं का आगाज करेंगे। तो लोगों में काफी उम्मीदें हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और कुछ ही देर में उन्हें संबोधित करेंगे। और साथ ही क्योंकि हम लगातार एक सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर का जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अन्य एयरपोर्ट्स के लिए, अन्य राज्यों के लिए भी कहीं ना कहीं उदाहरण के प्रतीक के तौर पर T2 टर्मिनल को देखा जा सकता है, जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी और प्रकृति से जुड़ाव को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले जब दक्षिण भारत में हैदराबाद का एयरपोर्ट शुरू हुआ था, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तब तक हैदराबाद का एयरपोर्ट एक उदाहरण हुआ करता था कि दक्षिण में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और दक्षिण एशिया में इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। लेकिन अब बैंगलोर का T2 एयरपोर्ट इस एयरपोर्ट से कई गुना आगे निकल चुका है। तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा कि जब एयरपोर्ट की प्लानिंग होगी, एयरपोर्ट की डिजाइन
तय की जाएगी। तो जरूर ये ध्यान में रखा जाएगा कि अगर एयरपोर्ट बनना है तो बैंगलोर जैसा एयरपोर्ट बनाया जाए। तो ये एक माइलस्टोन के तौर पर, उदाहरण के तौर पर एयरपोर्ट प्रेरित करेगा आने वाले शहरों में एयरपोर्ट बनाने के लिए। देखिए, खास बात यह है कि एयरपोर्ट की जरूरत आने वाले दिनों में ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उड़ान स्कीम है, छोटे छोटे शहरों को जोड़ते हुए जो उड़ान स्कीम है, उसके तहत एयर ट्रैफिक जो है वो बढ़ती जा रही है। कोई अपना वक्त बचाना चाहता है और जो अवेलेबिलिटी है, जो कनेक्टिविटी है बड़े शहरों से छोटे शहरों तक, तो आने वाले दिनों में बैंगलोर में, कर्नाटक में भी टियर 2 सिटीज पर जोर होगा, जहां पर इंडस्ट्रीज के लिए क्लस्टर्स तैयार होंगे। तो ये टियर 2 सिटीज के लिए उड़ान स्कीम, यानी छोटे छोटे शहरों के लिए उड़ान काफी एम्बिशियस योजना है। इसके तहत एयरपोर्ट की मांग बढ़ती जाएगी और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसके तहत एयरपोर्ट की डिजाइनिंग और एयरपोर्ट की जो सुविधाएं एयरपोर्ट पर होनी है, जो होनी चाहिए, उन तमाम सुविधाओं का उदाहरण दिया जाएगा। और पैसेंजर्स भी यही उम्मीद से एयरपोर्ट से पहुंचेंगे कि क्या ये एयरपोर्ट बैंगलोर के स्टैंडर्ड को मैच करेगा। तो ऐसी सूरत में T2 टर्मिनल जो है, जो 5,000 करोड़ की लागत पर तैयार हुआ है, उसका फर्स्ट फेज आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, उसे डेडिकेट कर दिया। तो दिसंबर से इस एयरपोर्ट पर आवाजाही शुरू हो जाएगी और आम जनता जो है, लोग जो है, इसे देखने के लिए आगे आ सकते हैं। बिल्कुल, इसे USGBS के प्लैटिनम रेटिंग से भी अलंकृत किया गया है। तो अभी अनावरण हुआ और उससे पहले ही कहीं ना कहीं कई ऐसी उपाधियों से